हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप पाएंगे कनाडा में पढ़ने गई पंजाबी लड़की को उसके रिश्तेदारों ने रात में घर से निकाल दिया। फिर जो हुआ सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है, और जब बात परदेश की हो तो ये पहचान और भी जरूरी हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसी ही 22 साल की रमन नाम की लड़की की है, जिसके परिवार ने बड़े नाजों से उसे नर्सिंग का कोर्स करने के लिए कनाडा भेजा था। रमन के माता पिता को लगता था कि 7 समंदर पार भले ही देश बेगाना है, लेकिन वहां उनके अपने सगे मामा मामी रहते हैं, जो रमन को कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे। रमन की मां अक्सर खुश होकर पड़ोसियों से कहती थी कि मेरा भाई तो वहां राजाओं वाली जिंदगी जी रहा है, मेरी बेटी को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उस भोली मां को शायद ये अंदाजा नहीं था कि 24 साल का लंबा वक्त और डॉलरों की चमक अक्सर खून के रिश्तों में भी जंग लगा देती है। रमन के ननिहाल वाले कनाडा में पक्के तौर पर सेटल थे, लेकिन इतने सालों में उनके दिलों से अपनेपन की भावना गायब हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ रमन की नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट और माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो आंखें बंद करके रिश्तेदारों के भरोसे अपने जिगर के टुकड़ों को विदेश भेज देते हैं। चलिए जानते हैं उस काली और बर्फीली रात का वो खौफनाक मंजर, जब खून के रिश्तों ने तो मुंह मोड़ लिया, लेकिन एक अनजान इंसान फरिश्ता बनकर सामने आया। जब रमन की फ्लाइट कनाडा के एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो बाहर का नजारा बिल्कुल वैसा था जैसा उसने फिल्मों में देखा था। सफेद बर्फ की चादर और चमकती हुई लाइटें। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकली, कड़ाके की ठंड ने उसका स्वागत किया। ये ठंड शरीर को ही नहीं, बल्कि रमन के मन को भी कंपा रही थी, क्योंकि वहां उसे रिसीव करने वाला कोई नहीं था। रमन ने कांपते हाथों से अपने मामा जी को फोन लगाया। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। रमन ने सोचा कि शायद वो ट्रैफिक में फंसे होंगे या काम में व्यस्त होंगे। 10 मिनट बीते, फिर आधा घंटा, और फिर 1 घंटा निकल गया। रमन बार बार नंबर डायल करती रही, लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ लंबी घंटी सुनाई दी। धीरे धीरे एयरपोर्ट खाली होने लगा और रमन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। उसे अपनी मां की वो बात याद आ रही थी कि बेटा, चिंता मत करना, तेरे मामा तुझे एयरपोर्ट पर ही खड़े मिलेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। जब 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया, तो रमन ने खुद हिम्मत जुटाई और एक टैक्सी की। उसने ड्राइवर को वो पता दिखाया जो उसकी मां ने बहुत संभाल कर उसकी डायरी में लिखवाया था। टैक्सी में बैठी रमन खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर खूबसूरत था, लेकिन उसके अंदर का डर उसे इस खूबसूरती का एहसास नहीं होने दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो मामा जी इंडिया फोन करके घंटों बातें करते थे, आज वही उसका फोन क्यों नहीं उठा रहे। क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या किसी बड़ी मुसीबत की आहट। जैसे तैसे रमन टैक्सी से मामा जी के घर पहुंची। वो एक बड़ा और आलीशान घर था, जिसे देखकर लग रहा था कि मामा जी ने वहां खूब तरक्की की है। रमन ने अपना भारी भरकम सामान उतारा और दरवाजे की घंटी बजाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला और सामने मामी जी खड़ी थी। रमन को देखकर उनके चेहरे पर खुशी की कोई लकीर नहीं आई, बल्कि एक अजीब सी झल्लाहट थी, जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया हो। सत श्री अकाल मामी जी, रमन ने झुककर पैर छूते हुए कहा। मामी ने बस रूखा सा सिर हिलाया और उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर जाकर रमन को मामा जी मिले। उन्होंने भी बड़े ठंडे अंदाज में हालचाल पूछा और एक अजीब सा बहाना बनाया। अरे, हमें लगा कि तेरी फ्लाइट कल की है, हम थोड़ा बिजी थे इसलिए फोन नहीं देख पाए। रमन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने खुद अपनी टिकट और टाइमिंग मामा जी को व्हाट्सएप की थी और उन्होंने ओके भी लिखा था। फिर भी रमन ने मुस्कुराकर बात को वही खत्म कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, शायद सच में कोई गलतफहमी हो गई होगी। उसे बेसमेंट में एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा कमरा दिया गया। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। जहां पंजाब में मेहमानों के आने पर घर में रौनक आ जाती थी, वहीं यहां एक भारी सन्नाटा और बेगानापन महसूस हो रहा था।
रमन को लगा कि शायद सफर की थकान की वजह से वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रात के खाने पर क्या तबाही मचने वाली है। रात का वक्त हुआ तो सब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। शुरुआत में तो पढ़ाई और कनाडा के मौसम को लेकर सामान्य बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे मामा और मामी की बातों का रुख बदल गया। पहले मामी ने ताना मारते हुए कहा, तेरी माँ ने तो हमें कभी फोन करके हालचाल नहीं पूछा। अब जब बेटी को कनाडा भेजना था तो रिश्तेदारी याद आ गई। रमन चुप रही, ये सोचकर कि वो बड़े हैं और शायद किसी पुरानी बात से नाराज है। लेकिन हद तब हो गई जब मामा जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए रमन की माँ के बारे में बहुत ही घटिया और अपमानजनक बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने पुरानी पारिवारिक बातों को कुरेदते हुए कहा कि तेरी माँ बहुत चालाक औरत है, उसने हमेशा हमसे फायदा उठाने की कोशिश की है और अब तुझे भी हमारे सिर पर बोझ बनाकर भेज दिया। ये सब सुनकर रमन के सब्र का बांध टूट गया। एक बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, भूख प्यास ठंड बेइज्जती, लेकिन अपनी मां के चरित्र पर उंगली उठते हुए नहीं देख सकती। रमन ने बड़ी विनम्रता लेकिन सख्ती से कहा, मामा जी, आप मेरे बारे में जो चाहे कहें, मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरी मां के बारे में ऐसे शब्द मत बोलिए। उन्होंने मुझे यहां पढ़ने के लिए भेजा है और उन्होंने मेरी फीस भरी है। मैं आप पर बोझ बनने नहीं आई हूं। रमन का इतना कहना था कि मामी आगब बुला हो गई। वो चिल्लाने लगी, कल की आई लड़की हमें जुबान लड़ाती है। हमने तुझे अपने घर में घुसने दिया, यही हमारा एहसान है। माहौल इतना बिगड़ गया कि बात बहस से आगे निकल गई। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और बाहर बर्फबारी तेज हो गई थी। गुस्से में पागल हुए मामा मामी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। मामी ने रमन के कमरे में जाकर उसका सूटकेस और बैग घसीटते हुए बाहर निकाल दिया और मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मामा जी ने रमन का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, निकल जा हमारे घर से अभी और इसी वक्त। जाकर अपनी उसी मां के पास रह जिसकी तू इतनी तरफदारी कर रही है। हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। रमन ने रोते हुए उनके हाथ पांव जोड़े, मामा जी प्लीज ऐसा मत करो, इतनी रात है, बाहर बर्फ गिर रही है, मैं कहां जाऊंगी? मैं इस शहर में नई हूं, मुझे तो रास्तों का भी नहीं पता। लेकिन पत्थर दिल रिश्तेदारों पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रमन दरवाजे को पीटती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दरवाजा दोबारा नहीं खुला। सिर्फ कुछ ही पलों में रमन अपने सपनों के देश में बेघर हो गई थी। बाहर का तापमान माइनस में था, बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थी। रमन ने अपना बिखरा हुआ सामान समेटा और भरे हुए दिल के साथ सड़क पर चल पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अपनी मां को फोन करके वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। रात के घने अंधेरे में रमन अकेली सड़क पर अपना सूटकेस घसीटते हुए जा रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में गिरती हुई बर्फ चमक रही थी, लेकिन यह चमक उसे डरा रही थी। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर से एक परछाई उसकी तरफ आती दिखाई दी। कोई अनजान आदमी जो चाल ढाल से नशे में लग रहा था, उसके पीछे आ रहा था। रमन का गला सूख गया। एक तरफ जानलेवा ठंड और दूसरी तरफ इज्जत लुटने का डर। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन सूटकेस की वजह से वो तेज भाग नहीं पा रही थी। वो आदमी भी अपनी रफ्तार बढ़ाने लगा और उसने कुछ अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। रमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि आज शायद उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। रिश्तेदारों के दिए जख्म अभी हरे थे और अब ये नई मुसीबत सामने खड़ी थी। उसने फैसला किया कि जान बचाने के लिए सामान छोड़ना ही पड़ेगा। उसने अपना सूटकेस वहीं छोड़ा और सिर्फ अपना हैंडबैग लेकर एक पतली गली की तरफ दौड़ लगा दी। वो आदमी भी उसके पीछे भागा, लेकिन रमन अंधेरे का फायदा उठाकर एक घर के पीछे बने बड़े कूड़ेदानों, डंपस्टर्स
के पीछे जा छुपी। वो अपनी सांसों को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। वो पल रमन के लिए मौत से भी बदतर थे। रमन कूड़ेदान के पीछे दुबक कर बैठी थी। ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। जब उसे यकीन हो गया कि वो आदमी आगे निकल गया है, तो उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। बैटरी बहुत कम थी और हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। उसने सोचा कि किसे फोन करे। अगर इंडिया में माँ बाप को बताया तो वो वहां बैठे बैठे ही मर जाएंगे। तभी उसे अपने एक कॉलेज के दोस्त जस्सी की याद आई जो इंडिया में था। रमन ने भगवान का नाम लिया और जस्सी को व्हाट्सएप कॉल की। इंडिया में दिन का समय था। जस्सी ने तुरंत फोन उठा लिया। रमन की सिसकियों और रोने की आवाज सुनकर जस्सी घबरा गया। रमन ने रोते रोते टूटी हुई आवाज में सारी बात बताई कि कैसे मामा जी ने रात को घर से निकाल दिया है और अब वो सड़क पर छुपकर अपनी जान बचा रही है। जस्सी ने उसे हिम्मत दी और कहा, रमन, तू बिल्कुल मत डर। मेरी सगी बड़ी बहन किरण उसी शहर में रहती है जहां तू है। मैं अभी उसे फोन करता हूं। तू बस फोन मत काटना। जस्सी के लिए यह सब सुनना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने समझदारी दिखाई। उसने रमन को होल्ड पर रखा या दूसरे फोन से तुरंत अपनी बहन किरण को कनाडा कॉल मिलाई। किस्मत अच्छी थी कि जस्सी की बहन किरण अभी जागी हुई थी। जस्सी ने उसे पूरी स्थिति बताई कि कैसे एक लड़की मुसीबत में है और उसकी जान को खतरा है। किरण, जो खुद कनाडा में कई सालों से रह रही थी और संघर्ष को समझती थी, ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने जस्सी से रमन की लाइव लोकेशन ली। रमन अभी भी उसी कूड़ेदान के पीछे बैठी थी। उसे लग रहा था कि ठंड से उसकी जान निकल जाएगी। अचानक उसका फोन फिर बजा। ये किरण का फोन था। किरण की आवाज में एक गजब का अपनापन और विश्वास था। उसने कहा, रमन, मैं किरण बोल रही हूं, जस्सी की बहन। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं गाड़ी लेकर निकल चुकी हूं और बस 15 मिनट में तेरे पास पहुंच रही हूं। तू बस वहां से हिलना मत और फोन ऑन रखना। वो 15 मिनट रमन के लिए 15 साल जैसे लंबे थे। हर गुजरती गाड़ी की आवाज से उसे डर लगता था कि कहीं वो शराबी वापस न आ जाए। आखिरकार एक गाड़ी उस गली के पास आकर रुकी। रमन डरी हुई थी कि बाहर निकले या नहीं। फिर उसने देखा कि एक पंजाबी लड़की गाड़ी से उतरी और जोर से रमन पुकारने लगी। ये किरण थी। रमन दौड़कर बाहर आई और किरण के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। किरण ने उसे संभाला, उसे अपनी जैकेट दी और गाड़ी का हीटर तेज किया। उस गाड़ी की गर्माहट और किरण के प्यार ने रमन को दोबारा जिंदगी दी। किरण उसे अपने घर ले गई, जहां उसने रमन को गर्म खाना खिलाया और भरोसा दिलाया कि आज से तू मेरी छोटी बहन है। तुझे उन मतलबी रिश्तेदारों के पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। उस रात के बाद रमन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। किरण और उसके परिवार ने रमन का पूरा साथ दिया। उन्होंने उसे कॉलेज के पास एक अच्छा सा कमरा ढूंढने में मदद की और उसे पार्ट टाइम जॉब लगवाने में भी सहायता की। रमन ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की। वो मामा मामी जिन्होंने रमन को घर से निकाला था, बाद में जब उन्होंने देखा कि रमन सेटल हो गई है और अच्छी कमाई कर रही है, तो उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन रमन ने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया और उनसे हमेशा के लिए दूरी बना ली। उसे समझ आ गया था कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि एहसास और वक्त पर काम आने से बनते हैं। आज रमन कनाडा में एक सफल रजिस्टर्ड नर्स है और बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसने बाद में अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को गलत लोगों के भरोसे भेजा था, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून भी था कि किरण जैसी दोस्त ने उनकी बेटी की जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कभी भी आंखें मूंद कर किसी रिश्तेदार पर निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों न हो। वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं,
उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे मानसिक रूप से इतने मजबूत हों कि वो किसी भी मुसीबत का सामना खुद कर सके। साथ ही ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्तों से बड़ा होता है। जहां सगे मामा ने आधी रात को घर से निकाल दिया, वहीं एक दोस्त की बहन ने अनजान होते हुए भी उसे सहारा दिया। दोस्तों, अपने बच्चों को उड़ना जरूर सिखाएं, लेकिन उन्हें यह भी बताएं कि अगर आसमान में आंधी आ जाए तो अपना घोंसला कैसे बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।